Good day, students. I'm Professor Mahale from JMS Success. आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, करेक्ट। एंड स्पेसिफिकली CMA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस मालूम नहीं होता है। वो डिफरेंस आपको मालूम होना जरूरी है, करेक्ट। एंड देयरफॉर आज का टॉपिक डिफरेंस, to know the difference between cost accounting, management accounting, and the financial accounting. Specifically, ये डिफरेंस आपको मालूम होते तो कितने सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये दोनों में डिफरेंस है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का देखा तो आपका जो कोर्स है CA में, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आप डिसीजन मेकर हो, आप एनालाइजर हो, फाइनेंशियल एनालाइजर हो, आप वैल्यूअर हो, आप बिजनेस का ब्रांड या प्रोडक्ट या बिजनेस कंपनी का वैल्यूएशन करते हो, आप एनालाइजर हो, आप ऑडिटर हो, आप फॉरेंसिक्स ऑडिट कर सकते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट के डिटरमिन कर सकते हो, प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी, लॉन्चिंग, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने का, कौन से रीजन में लॉन्च करने का, कभी लॉन्च करने का, ये आपका डिसीजन होता है। मर्जर, एक्विजिशन, वैल्यूएशन, ये भी आपका काम है। बट आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको प्रोडक्ट और उसके फीचर्स मालूम होने चाहिए, टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए, स्टेक होल्डर इंटरनल जैसे कि एम्प्लॉइज, ऑफिसर, मैनेजर, डायरेक्टर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर लाइक बैंकर्स, लेंडर, गवर्नमेंट, क्रेडिटिंग एजेंसी, कस्टमर, सप्लायर्स, सॉलिसिटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, क्रेडिटिंग एजेंसी के साथ साथ सोशल ग्रुप, मीडिया, बैंकर, लेंडर, गवर्नमेंट्स, रेगुलेटरी बॉडीज, ये उनको क्या चाहिए, एक्सपेक्ट व्हाट दे एक्सपेक्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए। वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, उनका भी इंटरेस्ट होगा, आपका भी इंटरेस्ट होगा। आपका बिजनेस का मिशन, विजन, गोल तो होता है, और वो मिशन, विजन, गोल जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, वहां चलने के लिए डायरेक्शन चाहिए। इसलिए तो लास्ट लेक्चर में आपको बोला था ना कि ओनर रिक्रूट द एस्कॉर्ट एजेंट लाइक डायरेक्टर्स, कंबाइनली कम्युनिटी कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें से ऑडिट कमेटी होती है, फिर ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। बट ऑपरेशन लेवल पे, लोअर लेवल पे, जब प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल से, WIP से फिनिश गुड बनता है, तो वो ऑपरेशन लेवल की इंफॉर्मेशन, ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन राइट होगी, प्रॉपर होगी, टाइमली होगी, अपडेट होगी, रिलेवेंट होगी, तब जाके डिसीजन ले सकता है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो जैसे कि मैंने रतन टाटा का एग्जांपल था, रतन टाटा खुद ही ऑपरेशन लेवल में जाके हर वर्कर से बात करेगा, वो उसकी पावर को, ऑथोरिटी को, रिस्पॉन्ड को डेलीगेट करेगा लोअर लेवल पे। फिर लोअर लेवल का मैनेजमेंट, उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, और लोअर लेवल पे ऑपरेशन लेवल के मैनेजमेंट को असाइन करेगा वर्क, और अकाउंटेबल हो गए, करेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चाहिए इंफॉर्मेशन, डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल who develop and use cost management information. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो इकोनॉमिस्ट भी है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए कि वो US गैप है, IFRS है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स मालूम होने चाहिए, डेबिट, क्रेडिट, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बराबर ना। उसका नॉलेज उसके पास होना चाहिए। उसका फाइनेंस को भी नॉलेज होना चाहिए कि वो बैंक के पास मॉर्गेज का लोन लेगा, या लीज पे लोन लेगा, या ओवरड्रॉप, कैश क्रेडिट, करेक्ट। उसको फाइनेंस और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में भी उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकर है, वो एनालिस्ट है, वो कंपैरिजन करता है। उसको डेटा, रॉ डेटा, जो खाली डेटा नहीं चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए।
जब उसके पास नॉलेज होगा तो डिसीजन लेगा वो। कौन? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। Management accountant are the accounting and the finance professional who develop and use the cost management information to assist in implementing the organization strategy. Cost management information consists of the financial information about the cost and revenue and non-financial information about the customer retention, productivity, quality, and other key success factors for the organization. Cost management is the development and use of the cost management information. कस्टमर के बारे में, उसको क्या लाइक्स डिसलाइक लगता है, प्रेफरेंस क्या है, उसका चॉइस क्या है। कस्टमर इज अ किंग, आपको पता है कस्टमर को जो चाहिए, बट उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर से बात करने से आपको मिलेगी, कलेक्ट करेगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है पब्लिसिटी मार्केटिंग से या एग्जीबिशन से, वही इंफॉर्मेशन राइट एंड रिलेवेंट भी होनी चाहिए ना। कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। R&D डिपार्टमेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट में ए इंटरनल ए चेंजेस करने चाहिए, कस्टमर को ऐसा ऐसा चाहिए, तो टेक्निकली वो चेंज करेंगे इन हाउस या लेबोरेटरी में या कोई कंसल्टेंट लेके। बट कस्टमर को जो फीचर्स आप दे रहे हैं वो भी आपको डिसेमिनेट करनी पड़ती है ना, इंफॉर्मेशन उनको भी देनी पड़ती है। आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, तो इनपुट आउटपुट से इल्ड या प्रोडक्टिविटी, लेबर अवर से लेबर को प्रोडक्ट बनने के लिए लेबर वर्कर्स को मालूम है क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी के रिस्क फैक्टर, ये सब नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन that involve partnering in management decision making, devising planning, performance management system, providing expertise in financial reporting, control to assist the management in the formulation and implementation of the organization strategy. ये जो 5 डिब्बे दिख रहे हैं, स्टेज 1 बिजनेस इवेंट, फिर डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर डिसीजन। एग्जांपल, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो अलग अलग रॉ मटेरियल वेंडर के आप इनवाइट करते हैं कि वो कोटेशन दो, जिसमें रॉ मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, क्रेडिट पीरियड, ओके, इस सब इंफॉर्मेशन आप कंपैरिजन करते हैं अलग अलग। फिर वो डेटा आपको मिल जाता है, आपका डेटा आ गया, डेटा में से आप शॉर्टलिस्ट करते हैं कि 10 में से ये 2 जन रॉ मटेरियल आपके प्राइस, क्वालिटी, क्रेडिट टर्म के हिसाब से फिट होते हैं, तो 2 जन को आपने शॉर्टलिस्ट किया। दैट्स ए इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आपके पास आने के बाद परचेस मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, बाकी हायर लेवल पे डिस्कस करते हैं अलग अलग। जो रिक्विजिशन डिपार्टमेंट, उसको भी बात करते हैं कि ऐसा ऐसा क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड सप्लाईज मिल सकता है। इट बिकम द नॉलेज फॉर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, रिलेटेड डिपार्टमेंट, एंड फिर डिसीजन लिया जाता है कि ए वेंडर जो ए एंड बी में से ए को हम सिलेक्ट किया बिकॉज उसका प्राइसिंग हम निगोशिएट कर सकते हैं, क्वालिटी अप टू मार्क है, सप्लाईज ऑन टाइम है, उसको आपके क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्टेड है, तो डिसीजन लिया जाता है कि ये रॉ मटेरियल वो वेंडर से परचेज किया जाए, इतनी क्वांटिटी है, उसका पेमेंट टर्म ए है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन ए है, उसका रॉ मटेरियल क्वांटिटी ए है, उसको फ्यूचर में भी आप उसको बल्क ऑर्डर दे सकते हैं, बराबर। मतलब उसने कमिट किया कि मैं 1 लाख पीसेस आपको 20,000 में दे दूंगा, तो वो उससे ओवरकम, वो उसको कमिट करें, फॉलो करें, ये भी देखा जाता है। लोअर स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन, ये जो आप देख रहे हैं एक वैल्यू चेन, सप्लाई चेन का ही पार्ट है। लोअर स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन, मैनेजमेंट अकाउंटेंट गैदर एंड समराइज द डेटा, जो डेटा नंबर 2 फ्रॉम द बिजनेस इवेंट, जैसे कि मैं को रॉ मटेरियल परचेज के बारे में, बिजनेस इवेंट के बारे में बोला, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल का रिक्विजिशन है, आपको प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, लाइक दिस। Then you transfers as a manager, you transform this data, the information, कि आपने different quotation तो मंगाए, invite किए, and you're comparing that, after that comparison only you decide out of 10, ये information जरूर है, but out of 10 उसमें से 2 ही आपके organization business के लिए सूट होते हैं। It become the information, and this information 2 में शॉर्टलिस्ट करना, एक आपका नॉलेज है कि अभी सप्लायर ए, सप्लायर बी, तो सबको नॉलेज हो गया कि सप्लायर ए को हम शॉर्टलिस्टेड करके फाइनलाइज कर रहे हैं, परचेस ऑर्डर उसके नाम पे कर रहे हैं, और 1 लाख पीसेस
1 लाख बॉक्सेस हमको चाहिए, उनमें से वो आपका प्राइस, आपकी क्वांटिटी, आपका डिस्काउंट, आपका क्रेडिट टर्म, एवरीथिंग वो निगोशिएबल है और हम लोग फाइनलाइज परचेस ऑर्डर कर रहे हैं। वो आपका डिसीजन रिलेटेड नॉलेज के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके फिर डिसीजन लिया जाता है कि ए सप्लायर को हम परचेस ऑर्डर अभी ऑथराइज फॉर्मलाइज कर रहे हैं। सो द एनालिसिस होने के बाद ये पॉसिबल हुआ, यूज ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्सपर्टीज के बाद ही पॉसिबल हुआ। At stage 4, the information is combined with other information about the organization strategy and competitive environment to produce actionable knowledge. ये जो स्टेज नंबर 5 जो डिसीजन है, जो मैंने आपको बोला कि ए रॉ मटेरियल वेंडर को हम परचेस ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, उसके पहले निगोशिएशन बार्गेनिंग हुआ और बाद में आपने डिसीजन लिया कि रॉ मटेरियल वेंडर ए इज द फाइनल डिसीजन, उसको हम 1 लाख पीसेस का ऑर्डर देने जा रहे हैं। वो 5वां स्टेज है। At this stage 5, management accountant use this knowledge to participate with the management team in making the strategic decision that advance the organization strategy. In typical organization, जो नीचे एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर, जो कंपनी का बिजनेस का कंट्रोलर है, a key accounting professional in the firm. The controller, assisted by the management accountant, has a wide range of responsibilities, including cost management, financial reporting, maintaining financial information system, and other reporting function. The chief financial officer, CFO, has overall responsibility for the financial function. The treasurer manager, जो money fund को manage करने वाले को ट्रेजरर डिपार्टमेंट या मैनेजर बोला जाएगा। ट्रेजरर मैनेजर ना कि फंड चाहिए, मनी चाहिए, तो एक्चुअली उसको कंसल्ट करना जरूरी है। एंड द क्रेडिटर रिलेशनशिप एंड द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मैनेजेस द फर्म यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द कंप्यूटर सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। आप देखो ये डायग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ, उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नीचे कंट्रोलर, ट्रेजरर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसके नीचे देखो उसके फंक्शन कि ओ कंट्रोलर के नीचे कॉस्ट मैनेजमेंट का फंक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अदर रिपोर्टिंग, इस सब उसके फंक्शंस आपको देख नजर आते हैं। In contrast to the cost management function, the financial reporting function involves preparing the financial statement for the external user, such as the investor, government regulator. These financial accounting reports require the compliance with the certain external requirement. Cost management information is developed for use within the firm to facilitate management and is not required to meet those requirements. The main focus of the cost management information therefore must be usefulness and timeliness. The focus of the financial report must be accurate and compliant with the reporting requirement. कितना फर्क है देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन फोकस किसके ऊपर है कि वो इंफॉर्मेशन जनरेट करे जो यूजफुल है, टाइमली है, रिलेवेंट है एंड डिसीजन के लिए सपोर्टिंग है। बट फाइनेंस अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, तो एक्यूरेट एंड वो रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस गैप या आईएफआरएस फॉलो करता है, उसको कंप्लायंस बोला जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट है। दोनों में फर्क है। हाउएवर एक बात पक्की है कि स्ट्रिक्ट एडियरेंस मतलब फॉलो अप करना, स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू एक्यूरेसी कैन कॉम्प्रोमाइज द यूजफुलनेस एंड द टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. The function of the financial system department is to develop and maintain the financial reporting system and related systems such as the payroll, financial security system, tax preparation. The challenge for the controller is to reconcile these different and potentially conflicting roles. अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप आपके सामने है कि कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन व्हाई नीडेड, एंड वो 4 स्पेक्ट्रम में यूज होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग उनके प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कंट्रोल के लिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। एक एक करके देखते हैं। जैसे कि ये कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी एंड टॉप लेवल सीनियर मैनेजमेंट जैसे सीईओ को हेल्पफुल होता है। किसके लिए होता है? वो डिसीजन क्या होता है? वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। देखो, कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन is needed to make sound strategic decision regarding choice of the product, manufacturing method, marketing technique and channel, assessing the customer profitability and other long-term issues. इसके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल होता है। फिर उसके बाद उसके नीचे
प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए भी कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूज की जा सकती है। कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट रिकरिंग डिसीजन regarding the replacing equipment, managing the cash flow, budgeting the raw material, purchases of the कोई equipment या material, scheduling the production and pricing, उसके लिए भी, और ये रिपीटेड है, रिकरिंग नेचर डिसीजन है, उसके लिए भी कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल है। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कंट्रोल के लिए भी कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यूजफुल है। कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू प्रोवाइड द फेयर एंड इफेक्टिव बेस फॉर द आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंट ऑपरेशन एंड टू रिवॉर्ड एंड मोटिवेट द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजर। कॉस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाला अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भी यूजफुल है। While preparing the financial statement, cost management information is required to provide the accurate accounting for the inventory and other assets in compliance with the reporting requirement for the preparation of the financial report and for the use in the 3 other management functions जो ऊपर हमने डिस्कस किए। So the management accountant develop cost management information for the CFO, other manager and employee team to use to manage the firm and make the firm more competitive and successful. Cost management information is provided for each of the 4 major management function। अभी हम डिस्कस किया हुई strategic management, planning and decision making, management and the operational control and the preparation of the financial statement। ये अभी हमने ऊपर देखा। The most important function is the strategic management, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंपनी का सर्वाइवल एग्जिस्टेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी डिपेंड होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कितना एक्सपांड करेंगे, सर्वाइवल क्या है, आपका कंपनी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, बिजनेस सक्सेसफुल, ये फंक्शन के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट which is the development and implementation of the sustainable competitive position of your firm, of your business, in which the firm's competitive advantage provide continued success of your business। और स्ट्रेटेजी, आपको पता है स्ट्रेटेजी क्या है मालूम है? आपका बिजनेस का गोल होता है, आपका बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक पाथ, ब्लूप्रिंट, मतलब स्ट्रेटेजी। ये जो रास्ता है, रोड मैप है वो गोल तक पहुंचने का, उसमें मल्टीपल रोड हो सकते हैं, शॉर्टकट हो सकते हैं, लॉन्ग कट भी हो सकते हैं, एट अ टाइम पैरेलल अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। उसमें से बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हैं, डिप्लॉयड करते हैं एंड वो उसके बेसिस पे वो पाथ पे आप चलते हैं। आपको गोल तक पहुंचना है, वो डायरेक्शन मतलब स्ट्रेटेजी, वो ब्लूप्रिंट मतलब स्ट्रेटेजी, वो रोड मैप मतलब स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक पाथ है, ब्लूप्रिंट है जो डायरेक्शन देगा और आप गोल तक पहुंचेंगे। और स्ट्रेटेजी, कोई भी बिजनेस का गोल होता है, मिशन विजन होता है, उसको गोल में या ऑब्जेक्टिव में आप ट्रांसफॉर्म करते हैं और गोल को अचीव करने के लिए होती है पाथ, उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता है। और वो स्ट्रेटेजी आपने एक बार कंपैरिजन किया, अडॉप्ट किया, ओके, उस स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए एक इंफॉर्मेशन। और स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ द गोल एंड स्पेसिफिक एक्शन प्लान दैट इफ अचीव्ड प्रोवाइड द डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको एडवांटेज मिलता है, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको, अभी वो कॉस्ट के कारण, रेवेन्यू के कारण, आपका प्रोडक्ट के फीचर के कारण, आपका कस्टमर का रैपो के कारण या गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण, नेचुरल कैलेबिलिटी के कारण आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। Strategic management involve identifying and implementing these goal and action plan। Next, management is responsible for planning and decision making, which involve the budgeting and profit planning, cash flow management, and other decisions related to the firm's operation, such as deciding when to lease or buy a facility, मतलब आपके machine equipment और technology, when to repair or replace the piece of the equipment, when to change the marketing plan, when to begin the responsibility control consists of the 2 function। अच्छा, इसमें अभी important है when to begin development of the new product। उसके नीचे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि the third area of the is the responsibility control consists of the 2। उसके अंदर 2 फंक्शन है, एक ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एक मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या मालूम है कि आपका जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, इवेल्युएट करती है एक्टिविटीज फंक्शंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल में, उसको ऑपरेशनल कंट्रोल बोला जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जब आप मिडिल लेवल टैक्टिकल मैनेजर को कंट्रोल करता है, इवैल्यूएट करता है, एनालाइज करता है, उसको मैनेजमेंट कंट्रोल बोला जाता है।
ऑपरेशन कंट्रोल टेक्स प्लेस व्हेन मिडिल लेवल मैनेजर, उसको टैक्टिकल मैनेजर भी बोला जाता है, जैसे कि साइट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जो मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं द एक्टिविटी ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, उसको ऑपरेटिंग लेवल मैनेजर बोला जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, स्टाफ होते हैं, वर्कर होता है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उनको कंट्रोल इवैल्यूएट किया जाता है, उसको ऑपरेशन कंट्रोल बोला जाता है। आपको आज ही मेमोराइज करना चाहिए कि ऑपरेशन कंट्रोल होता क्या है। उससे कॉन्ट्रास्ट में मैनेजमेंट कंट्रोल उससे थोड़ा अलग है। मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। अपर लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे कि कंट्रोलर ऑफ द या सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी या सीईओ, कंपनी के टॉप सीनियर मैनेजमेंट कंट्रोल करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर या टेक्निकल लेवल मैनेजर को, बरोबर। नेचुरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये दोनों के बीच में का एक सेंटर पॉइंट है, जो कबाब में हड्डी नहीं बट सैंडविच नहीं होना चाहिए, और दोनों को उसको सुनना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है और फॉलो अप करना पड़ता है। अभी ये जो क्लिप है, हो सकता है आपको, मैं इसका फाइल दूंगा तो आपको नजर आएगा, अभी थोड़ा सा फेंट हो गया है, बट आप जरा देख सकते हैं कि एंटरप्राइज मैनेजमेंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नीचे कॉस्ट अकाउंटिंग है, बरोबर। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरल अकाउंटिंग के बीच में सोर्स डेटा लिखा है, जो कैप्चर किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन डेटा दोनों को एक्सचेंज किया जाता है। और फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा मैनेजरल अकाउंट को मिलता है, फाइनेंशियल डेटा, टैक्स डेटा, इस सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलता है। बट आप देख सकते हैं मैनेजरल अकाउंटिंग के नीचे तीन अलग अलग, चार अलग पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, जिसमें कॉस्ट मेजरमेंट के नीचे लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गैप एफआरएस के हिसाब से भी काम करता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी बना कंप्यूट किया जाता है। मैनेजर अकाउंटिंग कॉस्ट मेजरमेंट के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एनालिसिस, जिसमें असेसमेंट ऑफ द करंट स्ट्रेटजी एंड प्लान, integrated cost operational performance measure like cost variance, capacity measurement, process efficiency ये डिस्कस या एनालाइज किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्टिंग, प्रोसेस एनालिसिस, लर्निंग एंड करेक्टिव एक्शन, ये सब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एनालिसिस में मैनेजर अकाउंट को हेल्प होता है। मैनेजर अकाउंटिंग को कॉस्ट मेजरमेंट के दरम्यान प्लानिंग एंड डिसीजन सपोर्ट्स के लिए जो प्रोडक्टिव फ्यूचरिस्टिक होता है, उसमें fully absorb and incremental costing, adaptive operation and cost-based planning, budgeting and forecasting, product process, channel and the customer strategic or adaptation, enterprise optimization, example make or buy या outsource, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, बड़े फ्यूचरिस्टिक या प्रेडिक्टिव होते हैं। आपने देखा कि नीचे ये जो दो है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एनालिसिस, ये हिस्टोरिकल डेटा पे चलता है, बट मैनेजर अकाउंटिंग प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट वो प्रेडिक्टिव या फ्यूचरिस्टिक फोरकास्टिंग बेसिस पे चलता है, प्रोएक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग कॉस्ट डेटा, classification of the cost, direct cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, same variable cost, engineering cost, correct? Yeah, discretionary cost, sunk cost, economic cost, explicit cost, imputed cost, फिर आपको अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल, फिर जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, ओके, बाय प्रोडक्ट, स्पॉइलेज, बहुत सारे कॉस्ट क्लासिफिकेशन में आपको कॉन्सेप्ट जो यूनिट नंबर 7 में, पार्ट 1 के यूनिट नंबर 7 में हम डिस्कस करते हैं। आप जरूर यूनिट नंबर 7 जरूर रेफर करो, जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर आपको सपोर्ट करेगा आपके बुक में से। उसके बाद फिर डिटरमिनिंग द टोटल कॉस्ट, फिर पर यूनिट कॉस्ट, पर लेबर कॉस्ट, पर बॉक्स कॉस्ट, पर लीटर कॉस्ट, फिर सेलिंग प्राइस डिटरमिन किया जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है? आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, उसमें मार्जिन ऐड किया, प्रॉफिट ऐड किया, तो सेलिंग प्राइस बन जाती है, करेक्ट। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस के बाद आप प्रोडक्ट बेचते हो, फिर उस दरम्यान आपका डिसीजन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। Cost accounting system is a system which is used in manufacturing industry for the purpose of tracking the flow of the inventory through various stages of the production. Cost accounting system के पार्ट्स क्या मालूम है? Input measurement basis, inventory valuation method,
कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड, कॉस्ट एजम्पशन एंड रिकॉर्डिंग इंटरनल कैपेबिलिटी। जैसे कि इनपुट मेजरमेंट बेसिस में डिटरमिनिंग ऑफ टाइप ऑफ द कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में विच इन्वॉल्व द वैल्यूएशन इन्वेंट्री ऑफ द वैल्यूएशन होता है इन्वेंट्री का, फीपो, लिपो, वेटेड एवरेज, निपो, ऐसे मेथड्स है। कॉस्ट एक्यूमुलेशन में कॉस्ट कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन विद अ पर्टिकुलर जॉब या कस्टमर, आप एक्यूमुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन कॉस्ट की, कस्टमर वाइज, जॉब वाइज, एरिया वाइज, करेक्ट, एरिया कस्टमर वाइज, एरिया जॉब वाइज, एरिया प्रोडक्ट वाइज, लाइक दिस। कॉस्ट एजम्पशन ऑफ फीपो, लिपो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, उसमें कॉस्ट कैसा फ्लो होगा प्रोडक्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से। रिकॉर्डिंग इंटरनल एबिलिटी कैपेबिलिटी में मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंट्री, परपेचुअल, पीरियोडिक, जरूर मैं डिस्कस इसके नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करने वाला हूं उसके बारे में। देयर आर टू पॉपुलर कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड, ये जो आप बीच में आया था ना कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। आपके बुक में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन उसके बेसिस पे, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, और उस पे 15 से 20 स्केल इन्वॉल्व है। इवन ऐसे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो डेटा होता है उसमें, कि जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आप रिकमेंड करेंगे या प्रोसेस कॉस्टिंग रिकमेंड करेंगे। अभी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में डेफिनेटली मैं अलग लेक्चर में बोलूंगा, बट एक बता दो कि जो एक हेट्रोजीनियस डिफरेंट प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर आप बनाते हैं, वो जॉब ऑर्डर होता है। पेंटिंग का जॉब, असेंबली का जॉब, बराबर, या हेट्रोजीनियस मतलब हर कस्टमर का अलग प्रोडक्ट होता है, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होते हैं इसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग में ज्यादातर मास प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन होता है, एंड वहां होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल का एग्जाम्पल देते हैं या रेडीमेड गारमेंट, तो आपका मॉर्निंग का शिफ्ट में जो बनाया गया आपका जो ट्राउजर है, वही दोपहर के शिफ्ट में होगा, उसी टाइप का इवनिंग के शिफ्ट में होगा। मतलब सेम टाइप का होमोजीनियस टाइप का प्रोडक्ट होता है, लास्ट प्रोडक्शन होता है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से ज्यादा आप अपने हिसाब से लास्ट प्रोडक्शन, आपको पता है कि ये मेडिसिन सबको चाहिए, तो आप उसका लास्ट प्रोडक्शन करते हैं। जब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एज पर द कस्टमर ऑर्डर, वो जॉब ऑर्डर होती है। बट जब आप लास्ट मास प्रोडक्शन करते हैं, जहां रॉ मटेरियल से, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड बनता है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग आप देखेंगे, बट बैंकिंग, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, उसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री भी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में एक ही फर्क है कि जॉब ऑर्डर में एक कस्टमर का प्रोडक्ट एक दूसरे कस्टमर से मैच नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है, डिफरेंट होता है, करेक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक टाइप का साची का प्रोडक्ट होता है, और यहाँ कस्टमर से ज्यादा आपको वो प्रोडक्ट, पॉपुलर प्रोडक्ट, आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। ये दो पॉपुलर मेथड आपके सिलेबस में, पार्ट 1 में एमसीक्यू में 2-3-4 क्वेश्चन, मतलब 15 स्केल, और एक क्वेश्चन 10 स्केल का ऐसे में आता है सीएमए पार्ट 1 में। पॉपुलर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड भी इधर लेफ्ट में बोला था, जैसे कि ट्रेडिशनल में फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज कहा जाता है। तो वो उनमें से लिफो मेथड तो आपको फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग में अभी बैन किया गया है। आपको सीएमए में या किधर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यूएस गैप एंड आईएफआरएस लिफो मेथड नहीं यूज करती है। कुछ रेयर इंडस्ट्री यूज करती है, बट आपको यूएस गैप ने लिफो मेथड को ना बोला है। आईएफआरएस या यूएस गैप जो आपका बेस है, आपका पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसमें लिफो मेथड को अलाउड नहीं है। मतलब खाली फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड ही यूज होती है। इवन एक मेथड है जो कंपनी, जहां एक्टिविटी पता है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से वैल्यूएशन करती है। एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक सेपरेट चैप्टर है, और उसके बेसिस पे भी 15 स्केल आपको सेपरेटली पूछा जाता है एमसीक्यू में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे कोई क्वेश्चन 99% नहीं आने का चांसेस आपके एसे में, बट अभी तक आया नहीं, इसका मतलब नहीं आएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्होंने इसको ज्यादा ध्यान दिया नहीं। ये मॉडर्न कॉस्ट मेथड है, और उसके बेसिस पे एसे में आने के अभी चांसेस है। उसको हम थरली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा का? इज यूजफुल फॉर मैनेजर फॉर कॉस्ट कंट्रोल, एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा इंफॉर्मेटिव का फंक्शन है।
Cost accounting assists in checking the inventory at each stage. Cost accountant helps in cost optimization. तो वेस्टेज स्पॉइलिश काम करके कॉस्ट को मिनिमाइज करे, उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है, सो दैट प्रॉफिट बढ़े और वेस्टेज कम हो जाए, स्पॉइलिश कम हो जाए. Cost accountant helps in understanding the value of the raw material, work in process, and finished goods. Cost accountant helps in maintaining the just-in-time inventory. just-in-time JIT वाला concept जो टोयोटा कंपनी ने 1955 में वर्ल्ड को दिया, इसका मतलब है कि हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, एंड हम लोग इन्वेंट्री या वेयरहाउस या वेयरहाउसिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जीरो करना है इन्वेंट्री को, भले रॉ मटेरियल को, WIP को, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को, और उसके लिए सप्लायर से आप अच्छा रैपो रखते हो, तो सप्लायर आपका प्रोडक्शन शेड्यूल के हिसाब से रॉ मटेरियल सप्लाईज करेगा एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड. देयरफॉर देयर इज अ लीन मैनेजमेंट, LEA, एंड लीन मैनेजमेंट का मतलब है जीरो इन्वेंट्री, मतलब जस्ट इन टाइम फिलोसॉफी. ये मेथड नहीं है जस्ट इन टाइम, JIT एक फिलोसॉफी है जहां आपका वेयरहाउसिंग या इन्वेंट्री लेवल को जीरो करने के लिए आप ट्राई करते हैं. बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री जीरो हो जाए. इन्वेंट्री को मिनिमम करने का जस्ट इन टाइम का फिलोसॉफी है, क्योंकि आपको बताया कि इन्वेंट्री रखना अननेसेसरी ब्लॉकेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, एंड कभी कभी इन्वेंट्री स्लो हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, फिर इन्वेंट्री वेस्टेज होती है, बराबर, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होती है. और इसलिए आपको JIT प्रिंसिपल फॉलो करके, फिलोसॉफी फॉलो करके, आप उसका जो कॉस्ट है अननेसेसरी आइडल इन्वेंट्री को अवॉइड किया जा सकता है JIT फिलोसॉफी फॉलो करने से. इवन कॉस्ट अकाउंटेंट असिस्ट इन टेकिंग द डिसीजन विदाउट वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. ये उसके फीचर है, फंक्शन है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, is a tool technique to assist the management in achieving better planning and control over the organization. There are the institutions that produce the qualified management accountant. जैसे कि आप लोग IMA का CMA कर रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम पास होने के बाद आप CMA बनेंगे, और वैसे यूके का सीमा प्रोग्राम है, और इंडिया में ICW आपने सुना होगा. आप जब CMA बनते हो तो आप वैल्यूएशन का काम करते हो, फॉरेंसिक ऑडिट, इंटर कंट्रोल का ऑडिटर, आप अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आप मर्जर एक्विजिशन का काम कर सकते हो, आप कंपनी का प्रोडक्ट या ब्रांड का वैल्यूएशन का काम कर सकते हो, आप ऑडिटर बन सकते हो, आप प्रोजेक्ट या ऑपरेशन को लीड कर सकते हो, आप फाइनेंशियल बैंकर बन सकते हो. बहुत सारे फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग या CMA बनने के बाद है. जब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी, इवैल्यूएटिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो टेंजिबल, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल, वाटर, है ना, फ्यूएल, ये होता है. इंटेंजिबल रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर, स्किल, अनस्किल वर्कर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, बराबर, आपका पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपके रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करे, वेस्टेज स्पॉइलेज नहीं हो जाए. इवन आपके असेट को सेफगार्ड, सिक्योर करे, ये भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट अकाउंटेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिटर की होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है. उसमें एनालिसिस करते हैं मैनेजमेंट अकाउंट, तो आप हेल्प लेते हैं बजटरी कंट्रोल का, वैरिएंस एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस का, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट का, बैलेंस स्कोर कार्ड का, बेंचमार्किंग का, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, ROI RI जो आपको आपके स्टडी में है आगे जाके, बरोबर. वैरिएंस एनालिसिस एक मेजर टॉपिक है जो ऑलमोस्ट 50 स्केल का आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 स्केल 500 में से, और 2 क्वेश्चन 15 स्केल या 20 स्केल की, मतलब 50 to 70 स्केल का वैरिएंस एनालिसिस है. और वो टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, सब कुछ आपको वैरिएंस एनालिसिस आना चाहिए. वैरिएंस एनालिसिस एक मेजर पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का. वैरिएंस एनालिसिस को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बोला जाता है. कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वैरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को या कॉस्ट अकाउंट स्टूडेंट को लगता है कि उसके फॉर्मूले बाय हार्ट किया तो आपको काम जमेगा, बट फॉर्मूले बाय हार्ट करना नहीं चाहिए. उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा. जब हम ये डिस्कस करेंगे तो बिना मेमोराइजिंग, रट्टूफाई करेंगे, फॉर्मूले के रट्टूफाई करने से ज्यादा आप उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड कैसा किया जाएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करने वाला हूँ.
और इजीली वो टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा आपका, और पूरे 50 to 70 स्केल आपको मिल जाएंगे। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80 to 90% स्टूडेंट का वैरिएंस एनालिसिस के मार्क जाते हैं, और इसलिए कुछ स्टूडेंट का पासिंग सर्वाइवल स्टेज जैसा होता है। हम अपने स्टूडेंट्स 400 प्लस क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका वैरिएंस एनालिसिस टॉपिक स्ट्रांग होता है, कॉन्क्रीट होता है, एंड इजी होता है। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को वैरिएंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैरिएंस एनालिसिस इज द कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड बजट विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस आउटपुट व्हिच असिस्ट द मैनेजमेंट इन नोइंग द डिविएशन। और एक टॉपिक सीएमए पार्ट 2 में है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या उसको मार्जिनल कॉस्टिंग या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी बोला जाता है, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट या उसमें टारगेट सेल, टारगेट प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन अप्रोच, जो हो सकता है पार्ट 1 में कुछ पार्ट एंड पार्ट 2 में कुछ पार्ट है, बट डिसीजन मेकिंग का पार्ट का सीवीपी का, बीईपी का पार्ट 2 में आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस उसमें होते हैं, इंपॉर्टेंट स्केल उसमें इन्वॉल्व है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब सीवीपी एनालिसिस, जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, वो असिस्ट करता है मैनेजर को इन फाइंडिंग आउट लेवल ऑफ द आउटपुट एट विच द कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इक्वल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन है प्रोवाइड द डेटा, मॉडिफाइड द डेटा, communication, analysis and the interpretation of the data, serve a means of the communicating, facilitate the control, use also qualitative information to assist in planning, to assist in organizing, decision making, to assist in motivation, to coordinate, to control, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकर है। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग को रॉ मटेरियल क्या है मालूम होना चाहिए, जैसे कि इधर मेटल लिखा है, फिर मेटल लेके फिर मशीनिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फर्दर कौन से डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि मशीनिंग डिपार्टमेंट से फिर वो कैबिनेट डेस्क टेबल बनाता है, बट फिनिशिंग फिर वो कैबिनेट डेस्क कैबिनेट को फाइनलाइज करता है। मतलब जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कॉस्ट एलोकेशन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट वाइज, एक्टिविटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको जानना जरूरी होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अब करते हैं तो आपको और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिशन, ये टाइप ऑफ द कॉस्ट आपको मालूम है। जैसे कि देखो, मटेरियल आपने परचेज किया, उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। बैलेंस शीट में, करंट एसेट में आप रॉ मटेरियल इन्वेंटरी रखते हैं, बट इनकम स्टेटमेंट में उसका कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग आप इंकर करते हैं तो रॉ मटेरियल के साथ वो बनता है WIP, मतलब मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर पर मैन्युफैक्चर ओवरहेड, ये तीनों को मिलके आपका बनता है क्या? WIP बनता है फिनिश गुड। पैक करके प्रोडक्ट को आप बेचते हैं, सेल के सामने आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉस्ट जो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट दिखाता है, और रेवेन्यू के सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। बट सेलिंग, ऑफिस एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये जो एक्सपेंसेस है उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं लिया जाता है, उसको लॉस या पीरियड कॉस्ट बोला जाता है, और वो इन्वेंट्रीबल कॉस्ट में नहीं आता है। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको इन्वेंट्रीबल कॉस्ट भी बोला जाता है, और वो कस्टमर को चार्ज होता है प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस पे, बराबर। बट सेलिंग, ऑफिस एडमिन, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सपेंसेस, उसको कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता है, ये कंपनी को बेयर करना पड़ता है, और इसको पीरियड कॉस्ट बोला जाता है, एंड वो आपका आपका आपको बेयर करना पड़ता है, कस्टमर को चार्ज नहीं होता है, वो इन्वेंट्रेबल कॉस्ट में नहीं आता। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। हमने अभी बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो यूएस गैप आपको फॉलो करना पड़ता है। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आपके सिलेबस में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पार्ट 1 में एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पार्ट 2 में बेस है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब यूएस गैप है, एंड आईएफआरएस भी है, और दोनों का कंपैरिजन सीएमए पार्ट 2 में एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, वो दोनों आपको है। चौथा जो फंक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Management comply with the reporting requirement of the relevant group, such as the Financial Accounting Standard Board and relevant federal government authority। अपना कोर्स यूएस के बेस है, इसलिए अपनी इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोला जाता है।
एंड उनके स्टॉक एक्सचेंज को, जैसे कि इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यूएसए में एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अपना कोर्स यूएस बेस होने के कारण आपको फेडरल बैंक, फेडरल टैक्स एंड एसईसी ये वर्ड आएंगे। The financial statement preparation role has recently received a renewed focus as countries throughout the world adopted International Financial Reporting Standard (IFRS), and the United States is expected to adopt this standard by 2014. The financial statement information also saw the other three management functions because this information is often an important part of the planning and decision making, control and strategic management. अभी भी मैंने आपको बोला ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म या मर्जर एक्विजिशन कंपनी का सर्वाइवल के लिए सोचते हैं। उनके नीचे जो होता है वो टैक्टिकल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टैक्टिकल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सेट विजन व्हाट यू वांट, फिर इन्वेस्ट रिसोर्स इन स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम, फिर फोकस ऑन एन आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी, फिर लिवरेज, लिवरेज का मतलब एक्सेलरेट, इंक्रीज, डिक्रीज करना, लिवरेज अ ब्रेक थ्रू मार्केट इंपैक्ट, एंड फिर पांचवा परफॉर्मेंस रिजल्ट दैट पे चेक आप कंपैरिजन करते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन्वॉल्व एंटिसिपेटिंग चेंजेस, product, service, operating process are designed to accommodate the expected changes in customer demand. Flexibility is important. The ability to make the fast changes is critical as a result of the demand of the new management concept of the e-commerce, speed to market, flexible manufacturing. उसमें मैंने ये ऐड किया है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, बट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का टॉपिक खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, या मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग, इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू द प्रोडक्ट ग्रोथ, इम्प्रूव मार्केटिंग, फिर कंट्रोल, इंटर अकाउंटिंग सिस्टम। ये फाइल आपको मिलेगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं ये डिस्कस ये लेक्चर में नहीं करूंगा। मैं दोबारा आपको बताऊं कि हम वापस दोबारा जाते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या रोल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या रोल है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रोल है, ये आपको आज के लेक्चर का मेन क्राइटेरिया था। फाइनेंशियल अकाउंटेंट, प्रिपरेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, finalization of the books of account, closure of the books of account, correct, preparation of the financial statement, correct, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज किया जाता है बना के, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को आप प्रेजेंट करते हो। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जैसे कि बैंकर, लेंडर, गवर्नमेंट, क्रेडिट एजेंसी, सॉलिसिटर, ऑडिटर, कस्टमर, सप्लायर, उनको एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाता है। इवन जो एम्प्लॉइज है, ऑफिसर, मैनेजर, डायरेक्टर, उनको भी ये इंफॉर्मेशन जनरेट, बट सबसे ज्यादा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो मैंने आपको अभी बताया, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सटर्नल आप एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। एनुअल रिपोर्ट एक ऐसा बुकलेट होता है जो एनुअल जनरल मीटिंग के पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी 14 दिन के पहले, मीटिंग के 14 दिन के पहले उनको डिसेमिनेट करती है, इधर उसकी ई कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, या उसकी हार्ड कॉपी कंपनी के हेड ऑफिस है उनके कुरियर करती हैं, सो दैट जो स्टेक होल्डर है, जो उनके कंपनी के इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, बैंकर, लेंडर, कंपनी के रेगुलेटरी एजेंसी, गवर्नमेंट, उनके रिप्रेजेंटेटिव जब एजीएम में, एनुअल मीटिंग में आते हैं, तो वो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या ऑडिट कमेटी या ऑडिटर क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेरी पूछेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब करंट प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबिलिटी who pay the current obligation, कंपनी का सॉल्वेंसी मतलब आपकी कंपनी के टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ओवर द टोटल लायबिलिटीज के ऊपर है, तो कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग है, साउंड है, कंपनी की प्रॉफिट की हाई है, कंपनी का रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, कंपनी का कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, कंपनी एक सिंक्रोनाइज गोल कॉन्ग्रुएंट फॉलो कर रही है, कंपनी के का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हेल्थी रिलेशनशिप है, कंपनी का बिजनेस एंड सप्लायर, रॉ मटेरियल वेंडर, उनका रैपो अच्छा है, कस्टमर इज द किंग एक्सेप्ट किया है, कस्टमर का टेस्ट
प्रेफरेंस चॉइस लाइक इसलिए कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, एंड कस्टमर इसके लिए हैप्पी है, गवर्नमेंट भी हैप्पी है, क्योंकि टैक्स एंड इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी कंपनी ने प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली कॉम्प्यूट किया है एंड पे बिफोर ऑन और बिफोर ड्यू डेट कंपनी ने पे भी किया है। कंपनी रिटर्न भी ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करती है। कंपनी वर्कर पे एब्यूजिंग नहीं करती है, उनको जॉब सिक्योर करती है, उनके वेजेस की सैलरी, उनके इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उसके लिए कंपनी कमिटेड है। कंपनी सप्लायर से रॉ मटेरियल लेती है तो उनके पेमेंट टाइम पे करती है। कंपनी बैंकर से लोन लेती है, फिर वो लोन मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, प्रेज है, या ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, या वर्किंग कैपिटल फंड, सीड फंड है, तो वो कंपनी का लोन लेने के बाद, वो डेप लेने के बाद कंपनी इसका रिपेमेंट ऑन टाइम पे करती है। कंपनी सोशल कॉज के लिए भी गवर्नमेंट के साथ है। कंपनी पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर लेती है। कंपनी पोल्यूशन नहीं करती है। कंपनी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी कमिटेड है। कंपनी पब्लिक सोसाइटी के लिए भी कमिटेड है। कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी को डोनेशन करती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। कंपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज करती है, इंपोर्ट को रेगुलेट करती है, रिड्यूस करती है। कंपनी कंट्री के इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करती है। ये एनुअल जनरल मीटिंग में इनडायरेक्टली होता है। इवन एनुअल जनरल मीटिंग आप कभी किसी कंपनी का रेफर करते हो ना, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसके नोट्स द अकाउंट होते हैं, बट एट द डायरेक्टर का स्पीच, चेयरमैन का स्पीच, ऑडिटर का ओपिनियन, डायरेक्टर का स्पीच होता है, डायरेक्टर का भी एक प्रकार का एक कमेंट्स होता है, देन शेड्यूल्स होते हैं, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के लास्ट 5 ईयर का रेवेन्यू, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, डिविडेंड रेट, ये सब इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी के फोर्थकमिंग जो प्रोजेक्ट है, वेंचर्स है, विद द रिस्क फैक्टर्स के साथ डिस्कस होता है, इनका होता है। कंपनी के की पर्सनल या डायरेक्टर, उनकी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, इनका इंफॉर्मेशन, उनका नेम, एवरीथिंग कंपनी के मैनेजर मीटिंग कॉपी में आप देखेंगे। आपको भी आपको असाइनमेंट है कि आप कोई भी कंपनी का, बड़ा कंपनी का, एमएनसी का ऑनलाइन गूगल में सर्च करके एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, या तो फिर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको एक कॉपी, ई कॉपी भेज दूंगा, तो आप यू कैन शेयर, आई विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट फॉर योर इंफॉर्मेशन की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एनुअल रिपोर्ट का क्या रोल है, ये आप जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल आज हमने देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत सारे इश्यूज को मैंने टच किया, मुझे उसका एडवांस लेवल पे जाना है, पर ये फाइल आपको मिलेगी और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तो आप डेफिनेटली इसमें ऐड करके कुछ मैं दूंगा। इसमें स्टूडेंट असाइनमेंट भी होगा, वो भी आपको सॉल्व करना है, उसका आंसर भी रहेगा, तो कंपैरिजन करके आप देखेंगे कि आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। मेरा जो रिकॉर्डिंग में ऑडियो क्लियर है क्या, वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं क्या, कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंड हो रहे हैं क्या, आप फैमिलियर हो रहे हैं कुछ टर्म को, कुछ टर्म नेचुरली नए नए हो गए, नो डाउट, कंसेप्ट एंड टर्म्स नए हैं, तो आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछ सकते हैं, करेक्ट। आपको तो मुझे पता, आपको पता है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके पास है, फिर भी 9773464206 ये नंबर पे आप जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो मेरा नंबर मैं इधर लिखता हूँ, मेरा नंबर है 9773464206, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, एंड वो आपके लिए रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा नंबर 9773464206, या और एक नंबर है 932184072, ये नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नंबर आपको मैंने दिया नहीं है, पर 9773464206 आपके क्वेरीज आप जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा? नेचुरली आज के लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया उसका एक ही टॉपिक था कि आप फैमिलियर हो जाए कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको शॉर्ट में, अच्छा उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है एसे में या एमसीक्यू में, आपको जरूर उसको टैकल करने को आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर स्टॉप करने के पहले मैं थैंक यू बोलूंगा, आपने सुना, कोई क्वेरीज हो गए तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच।
आज के लिए स्टॉप करने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड यू कैन आस्क मी द क्वेरीज। आपके कोई भी क्वेरीज है आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं इमीडिएटली दे दूंगा। करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब एक नया टॉपिक आपके सामने होगा। थैंक यू।